गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ और या उन्हें केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं अपन। और उसमें जो सबसे पहली है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन्स। बेसिकली रिएक्शंस तो और भी हैं, आपके सिलेबस में ये 3 टाइप की रिएक्शंस हैं। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन एंड द थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जिस स्पीसीज पर अटैक करेगा वो स्पीसीज क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ अपन पहले से ही समझ गए इसके नाम से ही कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल के थ्रू या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, किसी एक एलिमेंट को हटा करके उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल खुद क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, तो नेचुरल सी बात है न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज पे अटैक तो करेगा नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जिस स्पीसीज पे अटैक कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगर हम एक जो है जनरल रिएक्शन देखें तो देखिए वो कुछ इस टाइप की होती है। न्यूक्लियोफाइल हेलो एल्केन के ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है, हेलोजन अलग हो जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है वो, और इजीली वो हेलोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और रिप्लेस करके यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, ये एक जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम रिएजेंट क्या ही रख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज़ ए रिएजेंट। CX जो होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट, यानी कि जो मेन रिएक्टेंट है, मतलब रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट इन दोनों को मिला करके ही क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। और ये जो NU मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये जो बना है ये क्या है, प्रोडक्ट है, और X- जो है वो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये देखिए NaOH है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH-, H2 है तो क्या होगा, H2O रहेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, जैसे NaOR सोडियम एल्कोक्साइड अगर है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें, RO, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROR, यानी कि ईथर प्रोडक्ट बन जाएगा। NaI है तो I- जो है वो क्या, न्यूक्लियोफाइल, और RI प्रोडक्ट बनेगा, यानी एल्किल आयोडाइड। NH3 है तो RNH2 प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि प्राइमरी एमीन। RNH2 है तो RNHR प्रोडक्ट बनेगा, यानी टर्शरी एमीन, और अगर RRNH है तो क्या बनेगा, टर्शरी एमीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर KCN है तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, CN-, और RCN प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि नाइट्राइल, या जिसे हम साइनाइड कहते हैं। यही अगर AgCN है तो न्यूक्लियोफाइल पूरा AgCN ही होगा, और RNC प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी CN है, यहाँ पर भी CN है, और ये पोटेशियम के साथ है, ये सिल्वर के साथ है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल CN है, लेकिन यहाँ पर ये अलग नहीं हुआ है। यहाँ ये अलग हो जाता है, इसलिए कार्बन के थ्रू अटैक कर देता है तो कार्बन के थ्रू जुड़ जाता है ये। यहाँ ये अलग नहीं होता है, इसलिए ये नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा पहले, और क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। ऐसे ही KNO2 AgNO2 है, देखिए NO2 अगर न्यूक्लियोफाइल है तो RONO बन जाएगा, यानी कि एल्काइल नाइट्राइट, और अगर AgNO2 है तो RNO2 बनेगा, जो क्या है, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, इतने सारे जो है ये रिएक्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि कुछ जो है क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगैंड होते हैं या एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि जिनमें जो एक्टिव साइड या रिएक्टिंग साइड है वो 2 होती हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही साइड से वो क्या होता है, अटैच होता है। जैसे साइनाइड CN, आप देखेंगे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है।
तो दोनों तरफ से ये जुड़ सकता है। ये देखिए, कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। ऐसे जो लिगैंड ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एम्बिडेंटेड क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। यहाँ पर ऐसे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल देखिए CN है और NO2 है। ये ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। ठीक है, इनको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन जो है KCN के साथ रिएक्ट करके अल्काइल साइनाइड बना रहा है मेन प्रोडक्ट, और AgCN के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाता है। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि KCN जो है वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। तो जैसे ही सॉल्वेंट में जाता है ये K+ और Cn- में ब्रेक हो जाता है। Cn- में देखिए ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है जो कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। पर ये जब एल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा तो एल्किल ग्रुप खुद क्या है, कार्बन है बेसिकली, और कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, इसलिए ये कार्बन के थ्रू जुड़ता है और साइनाइड बनाता है। लेकिन जब ये AgCN की फॉर्म में होता है तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये ब्रेक नहीं हो पाता। आप देखिए ये पूरा है AgCN, ये ब्रेक नहीं होगा, और जब ब्रेक नहीं होगा तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उस साइड से अटैक करता है कार्बन के ऊपर और पहले जुड़ता है। पहले जुड़ेगा, उसके बाद में Ag बाहर निकलता है, तो ये क्या होगा, RNC बनेगा, यानी आइसोनाइट्राइल बनेगा। सेम कंसेप्ट है यहाँ पर KNO2 और AgNO2 का। KNO2 आयोनिक है, K अलग हो जाएगा और NO2 अलग हो जाएगा तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा। AgNO2 में देखिए अलग नहीं होगा तो वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा पहले। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म जो है आपके कोर्स में है, SN1 और SN2 दो टाइप की ये रिएक्शन होती है। देखिए सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अगर हम सिंपल एक रिएक्शन देखें, एक एलिमेंट्री रिएक्शन देखें तो। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके कोर्स में SN1 और SN2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसका मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें हम तो SN1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो दो टाइप से होता है। बेसिकली इसे हम कहते हैं SN1 एंड SN2। ये दोनों, ऐसा नहीं है कि इन दोनों से प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, प्रोडक्ट वही है, रिएक्टेंट वही है, सिर्फ पाथ बदल जाता है, यानी कि पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहे हैं लेकिन किस पाथ के थ्रू हो रहे हैं। मैकेनिज्म का मतलब सिर्फ यही है कि पाथ कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे SN2। SN2 क्या होता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें देखिए S का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और ये जो 2 है, इस 2 का मतलब होता है बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर का मीन्स ये है कि यहाँ पर जो रिएक्शन की रेट है वो बोथ ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, यानी कि ये जो रिएक्टेंट है यानी रिएजेंट जो था OH- और ये जो CH3Cl है, दोनों की एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है क्या, रिएक्शन की रेट। तो इस वजह से ये रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। अब ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, इसे अभी आप रहने दीजिए, ये जब अपन 4th नंबर चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक्स तब आपके समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ आप इतना समझिए कि जो रिएक्शन की रेट है वो बोथ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऊपर 2 है। ठीक है, ऐसी जो SN1 होती है, देखिए SN1 की अगर हम बात करें तो वो 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है और उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ये बाइमॉलिक्यूलर है, उसे बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि वो सिंगल स्टेप पे डिपेंड करती है, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, सिर्फ एक रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइमॉलिक्यूलर की, यानी कि SN2 की। SN2 में देखिए ये OH- जो न्यूक्लियोफाइल है ये CH3Cl के ऊपर अटैक करेगा और बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाएंगे तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ इस तरीके से देखिए, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए क्लोरीन जो है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, हटता जा रहा है, OH- क्या हो रहा है, इस कार्बन से जुड़ता जा रहा है, और देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया, और इस प्रोडक्ट में देखिए OH पूरी तरीके से जुड़ गया, Cl पूरा अलग हो गया। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने लायक है वो ये है, आप देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट इस तरीके से था, यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से पलट गया,
यानी उल्टा हो गया। ये जो पलट जाता है इसको कहते हैं हम इन्वर्जन, यानी पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो पलट जाता है, इन्वर्जन कहलाता है। और ये वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था, इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो बैक साइड से ही करेगा SN2 में, फ्रंट साइड से क्यों नहीं अटैक करता है, क्योंकि आप देखें कि जो लिविंग ग्रुप है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो कार्बन हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे तो हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और OH- के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर OH- इस तरफ से फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इस वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करता है। ठीक है, ये रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट में होती तो पहले ये मॉलिक्यूल ब्रेक होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगी। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप, एक ही पद में संपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देखिए ये TS है, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। आप देखेंगे यहाँ कार्बन की आपको वैलेंसी 5 दिखाई देगी। देखिए कार्बन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या है, हाइपोथेटिकल स्टेट है ना। हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि आप देखिए इसमें OH बॉन्ड जो है, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है ना, जो कि कैसा है, साइमल्टेनियसली है, यानी एक का बनना और दूसरे का टूटना एक साथ होता है। ठीक है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए उसी चीज़ को इस तरीके से समझाया हुआ है। आप देखिए मैंने जैसा कहा था कि ये जो चीज़ है, देखिए Cl निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो देखिए पलट गया ये मॉलिक्यूल, देखिए है ना, ये मॉलिक्यूल जो था CH3, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, आप देखिए ये कार्बन 3 हाइड्रोजन पलट जाता, उल्टा हो जाता है पूरा। ठीक है, तो ये जो है SN2 रिएक्शन है, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। इस थ्योरी को आप पढ़ें, कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी थ्योरी जो मैंने आपको अभी बताई वो है कि ये बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड से क्यों नहीं हो सकता वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफाइल है, रिपल्शन होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ ये बता दी कि ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट है, और कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया है ना, यानी ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के टाइम रिएक्टेंट जो है वो पूरी तरीके से पलट जाता है, और इसे क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन। वॉल्डन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए ये वॉल्डन इन्वर्जन है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और जो रिएक्शन की रेट है वो दोनों रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इन दोनों पे, यानी कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको ये मिल जाएंगी, देख लीजिए, ये वही सब कुछ है। यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म है, और आप देखिए यहाँ पर कार्बन एंड लिविंग ग्रुप इज वीक, CH बॉन्ड, और देखिए ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें जो है पूरी की पूरी वो की वही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी अपने क्या, SN2 की। अब यह है कि SN2 के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसमें जो एल्किल हैलाइड है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो होगा कि जो सिंपल एल्किल हैलाइड होता है, यानी CH3X, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेस रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री और कम रिएक्टिव होगा, और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होगा। रीज़न देखिए यहाँ पर क्लियर है, जब केवल 3 हाइड्रोजन होंगे तो बैक साइड से अटैक होना बहुत आसान होगा, फ्रंट से तो हो नहीं सकता, बैक साइड से अटैक होना आसान होगा क्योंकि हाइड्रोजनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होता है। अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से, तो उस मिथाइल ग्रुप का अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो थोड़ा सा जो है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, पर फिर भी कर लेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं और उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए तो उन दोनों एल्काइल ग्रुपों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इस वजह से इस तरफ क्या होगी, बैक साइड स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। स्टेरिकली हिंडर्ड होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल से होता है। और अगर आप 3 जो है ये जोड़ देंगे एल्काइल ग्रुप, तो देखिए उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरी बैक साइड जो वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप देखें प्रोबेबिलिटी देखिए आप, तो आप देखिए 30 न्यूक्लियोफाइल यहाँ सॉरी इस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है अपन देखें कि कितना ज़्यादा
ऑर्डर क्या है रिएक्टिविटी का, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा मिथाइल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 30। आप देखिए 1 डिग्री होती कितना कम हो गया 1, और 2 डिग्री अगर है तो 0.02 है रिएक्टिविटी, और अगर टर्शरी ब्यूटिल है तो रिएक्टिविटी कितनी है 0। यानी कहने का मतलब अगर 2 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री कार्बन है तो उस पर SN2 मैकेनिज्म होता ही नहीं है, यानी वो SN2 के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका बैक साइड स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। लेकिन 1 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है, और अगर सिंपल मिथाइल है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या कर सकता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आती है SN1। SN1 जो है ये क्या पोलर मीडियम में होने वाली रिएक्शन है, सबसे पहली बात तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है SN1 का मतलब ये है कि रिएक्शन की जो रेट है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, सिर्फ एक रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। तो ये हो गया एक डिफरेंस। थर्ड पॉइंट ये है कि SN1 रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। SN2 मैंने कहा था एलिमेंट्री है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी ये एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और जब कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसका जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। कैसे होता है, क्या होता है, वो अपन काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो नेचुरल सी बात है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे हम, और उसमें रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं, तो उनमें ये देखा जाता है कि सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी उस स्टेप में जिस रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन या जिस रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट उस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ उनकी एक्टिव कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करती है। अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, आप देखिए सिर्फ इसमें एल्किल हैलाइड है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कहीं भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि एल्किल हैलाइड पोलर प्रोटिक मीडियम में क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाता है जो कि एक इंटरमीडिएट है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखें कि ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। ठीक है, स्लो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो बिकॉज यहाँ सिर्फ आप देखें कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है सिर्फ उसी की एक्टिव कंसंट्रेशन जो है पार्टिसिपेट कर रही है इस स्टेप में, तो रिएक्शन की रेट सिर्फ और सिर्फ टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की एक्टिव कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके ऊपर और प्रोडक्ट बना देता है। देखिए SN2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और जब यहाँ बनता है तो वो sp2 हाइब्रिड हो जाता है। कार्बोकेटाइन जब बनता है तो sp2 हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपन देखें कि SN1 मैकेनिज्म है जो कि 2 स्टेप में होता है ना, और सेकंड स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। अब वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, आप जानते हैं कि आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 11th क्लास में पढ़ रखा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन सिंपल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। यानी SN2 से जस्ट अपोजिट यहाँ क्या मिलता है, हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिलता है। SN2 में हमने देखा था, देखो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, पहले मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और SN1 में अगर आप देखें तो ये देखिए SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, ये टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर सिंपल मिथाइल। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। बहुत सारे इनमें डिफरेंस है, कई बार रिएक्शन पूरी ना पूछ करके डिफरेंस पूछ लेते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस भी साथ साथ जो है बता दिए हैं SN1 और SN2 के, है ना। मैं इसकी एक, ये तो बुक की कॉपी है, मैं इसकी एक PDF भेजूँगा जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से जो है ये एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, SN1 और SN2।
यहाँ पर भी देखिए कि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है ये और भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी की स्टेबिलिटी किसके थ्रू है, रेजोनेंस के थ्रू। अगर हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें हम, तो नेचुरल सी बात है, जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव, यानी कि आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। ठीक है, तो ये SN1 और SN2 है, और इसके ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये प्लीज़ आप करें। देन उसके बाद में आता है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया वाल्डन इन्वर्जन, अभी थोड़ी देर पहले SN2 में बताया था। देखिए इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री है। पहले जब राजस्थान बोर्ड का सिलेबस हुआ करता था वहाँ स्टीरियो का एक अलग ही चैप्टर बना दिया था, लेकिन NCERT में इसी चैप्टर में है ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। और अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था इन्वर्जन, एक होता है रेसमाइजेशन, एक होता है रिटेंशन, है ना। और हम कहते हैं कि अगर SN2 का रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट उल्टा होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन SN1 का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, रेसमिक मिक्सचर होता है। तो ये सारी टर्म्स क्या हैं, क्या क्या होती हैं, किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, या कायरलिटी क्या होती है, ये सारी टर्म्स जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप जानते हैं कि एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। और आइसोमेरिज्म आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में। आइसोमेरिज्म आपको पता है दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर्स में जो है वो होता है जिसमें आप देखते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसमें चेंजेस आते हैं, वो अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये भी दो टाइप की होती है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, कन्फर्मेशनल आपने 11th क्लास में पढ़ी है, जिसमें प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के कन्फर्मर्स थे। ठीक है, और सेकंड जो है ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशनल दो टाइप की होती है, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपने को पूरी पढ़नी है, यहाँ पर एक ही पार्ट पढ़ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो ये पूरा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो पार्ट है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये हम स्टडी करेंगे अब कल, क्योंकि आज अगर इसको लेंगे तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।